चलिए, लगभग सारे पॉइंट समाप्त हो गए हैं, कुछ दो चार पॉइंट छूट गए हैं। मैं आपको आपका नोट्स निकाल के ही बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट छूट गए हैं, और नोट्स में से ही बता देता हूँ। याद रखने वाले सारे पॉइंट है, तो आपको मैं आपका नोट्स दिखा देता हूँ जो आपको मिला है पीडीएफ फॉर्मेट में, वहीं से बता देता हूँ डायरेक्ट। अच्छा रीवा, तुम यही नोट्स का जीरोक्स निकलवा लो, क्योंकि देखो हर्ष बहुत लेट लिख रहा है, वो अपने सिस्टर के शादी में इन्वॉल्व है, तो नोट्स काफी धीरे धीरे वो दे रहा है, ठीक है। तो यही निकलवा लो, कितना वेट करोगे उसका। ये जीरोक्स निकलवा लो, जीरोक्स तो काफी सस्ता हो ही जाता है आजकल, ठीक है। यही निकलवा लो, बाद में अगर वो अच्छा से बनाएगा तो बाद में उसका नोट्स निकलवाने का मन होगा। बना रहा है अच्छा से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भाई ये काफी लेट लेट बना रहा है, तो बाद में निकलवाने का मन होगा उसका तो निकलवा लेना बाद में दोबारा, क्या दिक्कत है। चलो, तो देखो स्पेशल पॉइंट में हम क्या क्या तुमको बता दिए और क्या क्या बच गया। एक बात सुनो, एक बात सुनो, कल बताए थे तुमको हम क्या, याद करो। ये माइक्रो बॉडीज, 1 सेकंड को वेट करो। हाँ, तो कल माइक्रो बॉडी बताए थे, याद होगा। अब देखो यहाँ शेप सेल ये सब दिया, स्पेशल पॉइंट ये से स्टार्ट हो गया, सम एडिशनल पॉइंट। साइज ऑफ सेल बता दिए है ना, अभी जस्ट पढ़ाए थे, खेला खत्म है। अगला शेप ऑफ सेल बता दिए, अभी जस्ट पढ़ाए आज। शेप ऑफ सेल खेला खत्म है, देख लो। कॉलमनार, बाय कॉनकेव, अरे देखो ये बाय कैसे लिखी है, देखो बाय लिख दी है, गजब है यार। ठीक है, तो बाय होगा, बाय कॉनकेव, ओवल अराउंड हो गया, डब्ल्यूबीसीएम ओवल, सब सब बता दिए, ठीक है। ये शेप ऑफ सेल भी हो गया, खत्म, खेला खत्म है। अगला माइक्रो बॉडीज, स्पेशल पॉइंट में ही पढ़ाए थे हम, ठीक है, कल ही पढ़ा दिए थे तुमको। देखो माइक्रो बॉडीज हम बोले थे इसी को माइक्रोसोम, जो कि गलत टेक्निकल, वो माइक्रोसोम नहीं है, वो माइक्रोसोम कुछ और होता है, अभी मैं आज बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिख रखा है कि प्रोटोजोआ में मिलता है, फंजाई में मिलता है, प्लांट में मिलता है, लीवर एंड किडनी सेल्स ऑफ एनिमल्स में मिलता है, ठीक है। क्या है ये, तो मैंने कहा था सब मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सब मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज, और साइज भी देखा है यहाँ 0.3 से 1.5 माइक्रोमीटर। तो ये उसका साइज इंपॉर्टेंट नहीं भी याद, इंपॉर्टेंट नहीं भी याद रहे तो चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भरा होना चाहिए किससे, एंजाइम से, फील्ड विथ एंजाइम, FIEED, फील्ड, फील्ड विथ एंजाइम। और वही बॉडी जो स्पेरिकल बॉडीज है उसी को बोलते हैं माइक्रो बॉडी। और हमने कहा था कि उसके फंक्शन के बेसिस पे, चूंकि इसमें एंजाइम अलग अलग टाइप के होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे कई प्रकार के माइक्रो बॉडी होते हैं। मैंने आपको परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम पढ़ा दिया था। आपके नोट्स में एक एक्स्ट्रा और दे रखा है, स्फेरोसोम, ये पढ़ाया था मैंने, तो 3 साल पहले का नोट्स है। स्फेरोसोम आजकल कोई नहीं पूछता है यार, लेकिन अगर आपको जानना हो तो देख लो, यहाँ पे सारे पॉइंट लिख रखे हैं। ये भी केवल प्लांट में मिलता है, लिखा होगा ओनली इन प्लांट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये SER बनाता है, और अगर SER बनाता है तो बोलो लिपिड बनाने का और स्टोर करने का मेन साइट ये होगा कि नहीं होगा। तो स्फेरोसोम आर द मेजर साइट फॉर लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर लिपिड बनाना और स्टोर करना, ये काम मेनली स्फेरोसोम का, बेसिकली स्फेरोसोम SER का मॉडिफिकेशन है, यूं बोलो, SER से ही बनता है, ठीक है, वही स्फेरोसोम है, ठीक है। अच्छा, एक खास बात यह है कि इस स्फेरोसोम के अंदर खास खास टाइप का एंजाइम होता है, वैसा एंजाइम जैसा एनिमल में लाइसोसोम में होता है। लाइसोसोम प्लांट में नहीं होता, बताए थे ना। लाइसोसोम प्लांट में नहीं होता, बताए थे ना, एनिमल में होता है। तो एनिमल में जैसा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम के पास, वैसा ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है स्फेरोसोम प्लांट के अंदर। बाकी वो लिपिड बना के स्टोर करता ही है, कुछ प्रोटीनेसियस एंजाइम भी रखता है अपने अंदर, और वो एंजाइम लाइसोसोम की तरह एक्टिविटी शो करते हैं। इसलिए कई बार स्फेरोसोम को लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम नहीं है ये, लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल क्यों बोला, क्योंकि एनिमल में जैसा लाइसोसोम एंजाइम रखता है वैसे ही प्लांट में स्फेरोसोम रखता है। ये एक प्रकार का माइक्रोबोड, ये काफी छोटा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो ही था स्फेरोसोम। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए कल नहीं बताए थे, अभी था आपके नोट्स में तो बता दिए। लो सभी को क्लियर स्फेरोसोम, हाथ खड़ा करो। स्फेरोसोम सभी को क्लियर है। शिवानंद सामने आके हाथ खड़ा काहे नहीं कर रहा है, तुमको तो पोस्टर से हाथ खड़ा करने नहीं बोले हैं, कैमरा बंद है तुम्हारा, आपत्तिजनक। सर लाइट चली गई है सर, ऑन करेंगे तो सिर्फ वर्चुअल बैकग्राउंड दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो। अब अगला, अच्छा परऑक्सीसोम तो कल पढ़ाई दिए थे, देख लो। परऑक्सीसोम में सारा, अच्छा परऑक्सीसोम में एक पॉइंट ये है आपका कि कल मैंने मेन एंजाइम का नाम बता दिया था कैटेलेज, ऑक्सीडेज एंजाइम भी होता है।
मेनली कंटेन्स ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, और उसमें भी मेनली कौन होता है, कैटालेज। ऑक्सीडेज भी पेरोक्सिसोम में ही होता है, ठीक है। तो लिख रखा है इन एनिमल सेल पेरोक्सिसोम कंसर्न विथ पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म, वाटर को तोड़ता है। और मैंने कहा था कि उसमें एंजाइम कैटालेज इन्वॉल्व होता है, लेकिन एंजाइम उसके पास ऑक्सीडेज भी होता है, वो अलग काम में आता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बना, H2O2 कैसे बना, यही बनता है ऑक्सीडेज एंजाइम के एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। दूसरा बात, प्लांट के अंदर यहाँ लिखा है प्लांट पेरोक्सिसोम अकर्स इन ग्रीन टिश्यूज एंड कंसर्न विद फोटो रेस्पिरेशन। ये पॉइंट कल मैं बताना भूल गया था। बेसिकली मैं जो आपको कल बता रहा था ना कि H2O2 बनता है G2 साइकिल में, सॉरी C2 साइकिल में, याद है, फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस में, बस यूं समझो कल जो आपने पढ़ा था H2O2 बनने और टूटने की प्रोसेस, ये पूरा फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ही होता है, C2 साइकिल का पार्ट है। फोटो रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाऊंगा जब फोटोसिंथेसिस, तो बता दूंगा। बस इतना समझो कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 ऑर्गेनेल में कंप्लीट होता है, उसमें से एक ऑर्गेनेली पेरोक्सिसोम भी है। बीटा ऑक्सीडेशन तो होता ही है, कल मैंने आपको समझाया था बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये था पेरोक्सिसोम। फिर अगला ग्लाइकोसिसोम बता ही दिए। अब देखो ये अकर्स लिख दिया, फाउंड होना चाहिए यहाँ, फाउंड इन ऑयल कंटेनिंग सीड, सीड क्या लिख दी है, सीड सेल, मतलब सीड कंटेनिंग सेल, और ये क्या है, गार्ड सेल। क्या क्या लिख दी अपने मन से। ग्लाइकोसिसोम ऐसे जगह मिलता है, सीधा याद रखिए, जहां पर ऐसे सीड का सेल हो, जहां फैट स्टोरिंग सेल हो, ठीक है। ग्लाइकोसिसोम फाउंड ओनली इन प्लांट, स्पेशली इन फैटी सीड, ग्राउंड नट और कैस्टर, दोनों का नाम मैंने लिख दिया, ठीक है, मगर एनिमल में नहीं मिलता, ये बात मैंने बता दिया था, ठीक है। ग्लाइकोसिसोम आर कंसिडर्ड एज हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम, ये बात मैंने आपको कल भी बोला था कि ग्लाइकोसिसोम कुछ नहीं है, पेरोक्सिसोम का ही मॉडिफिकेशन है, स्पेशलाइज्ड हो गया। ग्लाइकोसिसोम पेरोक्सिसोम के ही मॉडिफिकेशन से बनता है, दोनों ही माइक्रोबॉडीज हैं, स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम ग्लाइकोसिसोम बन जाता है, जो एक खास एंजाइम रखता है जो फैट को ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर पाए, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारा माइक्रोबॉडी से रिलेटेड टर्म्स है जो मैंने कल आपको बता दिया था, स्पेरोसोम थीटा था वो भी बता दिया। फिर अगला स्पेशल पॉइंट में आता है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, पढ़ा चुका हूं। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल मैंने सेल डिवीजन के लास्ट में बता दिया था, याद है ना, बोलो। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर रेगुलेशन भी बता दिया था, बोलो। और अच्छा से मैंने लिख के भी भेज दिया था, इसमें शायद कोई करेक्शन भी है, यहाँ से मत पढ़ना, मैंने जो लिख के भेजा है वही सही है, ठीक है। ये सारा मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। फिर आता है माइक्रोसोम, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि माइक्रोसोम माइक्रोबॉडी से टेक्निकली अलग चीज है, क्या है, तो एक्चुअल में आप वो पर रहते ना ER, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, याद है, ये ऐसे 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 क्या था, इसके ऊपर राइबोसोम वगैरह RER था ना, और ऐसे ये क्या, ये SCR है। तब जब आप सेल को, मान लो कोई सेल है, ठीक है, ये मान लो कोई सेल है, और ये सेल के अंदर, अरे यार क्या हो गया, सेल है मान लो, ठीक है, और सेल के अंदर आपको सब कुछ है। अगर आप इस सेल को क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में सेल को ले लो, और उस सेल को एकदम चूर चार के मत मात के एकदम क्या करो, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको सेंट्रीफ्यूग कर दो, मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, याद है। तो उसके बाद वो चूर चार हो जाएगा, उसका मेम्ब्रेन सब टूट जाएगा। तो जो वो सेगमेंट जो RER का टुकड़ा है, देख रहे हो, स्पेशली RER का, स्पेशली RER का, ER में भी स्पेशली RER, तो जो उसके ऊपर राइबोसोम वगैरह लगे हुए हैं, वो फ्रैगमेंट जो है वही कहला रहा है कि आपका माइक्रोसोम। तो ER का ही टुकड़ा, स्पेशली मेनली RER, मेनली RER, वही टुकड़ा क्या है, माइक्रोसोम। तो देखा लिखा होगा दीज आर फ्रैगमेंट्स फॉर्म्ड व्हेन सेल कंटेंट, यहाँ CONTENT है, सी कंटेंट मतलब उसका मटेरियल, सेल कंटेंट इज सेंट्रीफ्यूग्ड, जब पूरे सेल के कंटेंट को क्या किया, चूर चार के उसको सेंट्रीफ्यूग किया, तो जो उसमें राइबोसोम जुड़े हुए थे ER के मेम्ब्रेन से, वो उसमें तैरने लगे, और वही माइक्रोसोम, वही माइक्रोसोम है, ER का फ्रेगमेंट जो है। तो राइबोसोम में भी अटैच टू माइक्रोसोम, अगर वो RER का होगा, मैं बोल रहा हूँ। इट कैन बी यूज्ड फॉर इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, ये पॉइंट आप समझ लीजिए। अगर लैब में आपको प्रोटीन बनाना है तो बताइए, प्रोटीन बनाने की मशीन राइबोसोम है कि नहीं है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है ना जी। तो अगर आपको माइक्रोसोम मिल गया तो उससे आप राइबोसोम आइसोलेट कर सकते हो, बोलो। तो लैब के अंदर इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट मींस इन द लैब।
तो यही माइक्रोसोम है, इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। बोलो सभी को माइक्रोसोम क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करो। और माइक्रोसोम माइक्रो बॉडी में भी क्लियर आप पता चल गया होगा कि माइक्रोसोम क्या है, ईआर का टुकड़ा है, मेनली आर का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है डिफरेंट नेम ऑफ गोल्जी बॉडी, याद रखना है। देखिए गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो कहते हैं, आप जानते हो सर गोल्जी के नाम पर, और इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी को खास नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम। पता है क्यों? गोल्जी बॉडी का एक काम याद करो, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना, याद आया? सेल वॉल के मटेरियल का फॉर्मेशन करना, याद आया? तो स्पेशल नाम दिया गया उसको डिक्टियोसोम। तो अगर क्वेश्चन हो कि सेल प्लेट कौन बनाता है, ऑप्शन हो गोल्जी बॉडी, ऑप्शन हो डिक्टियोसोम, ऑप्शन हो ईआर, ऑप्शन हो न्यूक्लियस, आंसर इज डिक्टियोसोम। क्योंकि स्पेशलाइज्ड ये मेनली प्लांट के लिए ही बात चल रहा है, गोल्जी बॉडी तो एनिमल में भी होता है, लेकिन डिक्टियोसोम केवल प्लांट के अंदर वर्ड यूज करते हैं। तो ये बात अच्छा, गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अलग चीज है, लाइपोकॉन्ड्रिया मतलब लिपिड कंटेनिंग ऐसा बॉडी। तो एक बार पता है आपको ना कि यहाँ पर क्या होता है, लिपिड का मॉडिफिकेशन होता है ना, एससीआर देता है ना, तो ये लिपिड इसके पास बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे गोल्जी बॉडी इसके पास बहुत ज्यादा लिपिड हो, उसको बोलते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। बेकर्स बॉडी भी कहते हैं। अच्छा बेकरी में क्या होता है, पता कोई बताएगा बेकरी में क्या होता है? अरे बोलो, मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होता यार, आटा से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट नहीं बनते, तो वही काम गोल्जी बॉडी का है, इसलिए इसको क्या बोला, बेकर्स बॉडी। अच्छा ट्रांसफोजियम क्यों बोलते हैं, सॉरी ट्रांसफोपोन्जियम, नाम याद रखना है, रखो, नहीं तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें बता दूं ये तीन नाम खास है, गोल्जी बॉडी, डिक्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रिया, बस ये तीनों और नाम याद रखो अलग से। डिक्टियोसोम प्लांट के केस में, बस खेला खत्म है, स्पेशल पॉइंट था मैंने बता दिया। हाँ अगला जो पॉइंट है ये दोनों आपको याद रखना है। वो पॉइंट क्या है, आपको मैंने लाइसोसोम बताया था, पढ़ाया था लाइसोसोम, याद है? ये रहा लाइसोसोम। तो जो इसके मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। और कुछ लाइसोसोम के मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को घटाता है, उसको बोलते हैं लेबिलाइजर। स्टेबलाइजर अगर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो लेबिलाइजर घटाएगा। तो कौन है स्टेबलाइजर? अगर इस मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल हो, क्लोरोक्वीन हो, कॉर्टिसोन हो, ये सारे वो केमिकल हैं, अगर वो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में हो तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जल्दी नहीं फटेगी, ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये क्या हो गए, मतलब कि कोलेस्टेरॉल, क्लोरोक्वीन और कॉर्टिसोन। मेम्ब्रेन, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के बारे में बात चल रही है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। और विटामिन ए डी ई के, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, बाइल सॉल्ट, यूवी रेडिएशन, ये सब वो चीज है जो इसकी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो ये क्या हो गए, लाइसोसोम मेम्ब्रेन लेबिलाइजर। बस याद रखना, आपको कई बार पूछा जा सकता है। तो बोलिए सभी को क्लियर है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और लेबिलाइजर क्या है, जल्दी बोलिए, नाम भी जल्दी बोलिए, क्लियर है? अब आया स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देख लो आप, आपके पास सारे पॉइंट यहाँ पे भी लिखे हैं, सारे पॉइंट देखो, वो वाला पॉइंट यहाँ लिखा होगा, ये यहाँ देखिए, ये देखो लिखा है यहाँ पे, वो वाला पॉइंट, पॉलीटीन क्रोमोसोम आर नॉट एबल टू रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ये कन्वर्ट नहीं होता। दिस क्रोमोसोम अल्टीमेटली डीजनरेट एंड द सेल इन विच सच क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड आल्सो डीजेनरेट। तो ये तो सलाइवरी ग्लैंड में लार्वा में बनता है, आपको मैंने बताया, तो वहां पे भी वो सेल डीजनरेट हो जाती है। बाद में पता है टेपेटम सेल भी बाद में डीजनरेट होती है, प्लांट में का जो मैं नाम ले रहा था, ठीक है। तो ये सब मतलब कि ये समझो जहां बनता है वो क्रोमोसोम बाद में नॉर्मल नहीं हो पाएगा, उसका काम था प्रोटीन अधिक से अधिक बना के देना, दे दिया, उसके बाद वो क्रोमोसोम भी खत्म, सेल भी खत्म, खेला खत्म, ठीक है। तो हो गया आपका क्या, पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम समझा दिया, देख लो यहाँ पे लिखा है सब कुछ, पॉइंट मैंने आपको भी लिखाया। तो ये सारे थे आपके स्पेशल पॉइंट। अब जाकर ऑफिशियली चैप्टर का हुआ द, पूरी सेल बायोलॉजी का हो गया द एंड। आज जाके आपका सेल बायोलॉजी पूरी चैप्टर द एंड। अब आप एनसीईआरटी के वो पेज भी पढ़ लेना जो मैंने कल भर छोड़ने बोला था, बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पेज नंबर जहां पर शेप साइज दे रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
पेज नंबर 126 पे लिखा होगा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आज आप वो पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 126 से 127 तक पहुंच गया है, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर तक, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर तक। ये पूरा पढ़ लेना आप, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब आ जाके आपका सेल चैप्टर ये ऑफिशियली आज समाप्त हो गया फाइनली। अब इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल बचा है वो तो मैं आपको मोनेरा में पढ़ाऊंगा, उसका कोई डाउट भी नहीं बताऊंगा। अगर उसका कोई डाउट भी होगा तो वो मोनेरा में पढ़ेंगे, तो मोनेरा में फिर दोबारा हो ही जाएगा आपका क्लियरेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज तो आपका टाइम ऐसे ही हो गया। अब एक दो बच्चे का डाउट ही हो पाएगा, तो आज मतलब कि टेस्ट कल का पोस्टपोन करके परसों कर देते हैं। 1 तारीख को टेस्ट। ये 31वां महीना है कि क्या है, ये 31वां महीना है कि एक है, 30वां महीना है ना। तो कल कर लेंगे डिस्कशन अच्छे से और परसों लेंगे टेस्ट। तो अपना सारा डाउट कल लेके आ जाइए। जिन्होंने भेज दिया अच्छी बात है, मॉड्यूल भी पूरा रीड कर लीजिए, एनसीईआरटी भी पूरा रीड कर लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ के। मॉड्यूल और एनसीईआरटी में भी कोई डाउट हो तो वो भी कल आप क्लियर कर लीजिएगा। कल पूरा मॉड्यूल डिस्कशन कर लेंगे और परसों फिर ले लेंगे हम टेस्ट। बोलिए सभी को चैप्टर पढ़ने में मजा आया? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, अभी भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो पहले एक एक करके मैं डाउट ले लेता हूँ, ठीक है? शिवानंद कोई डाउट? अभिषेक? नो सर, जब क्वेश्चन डिस्कस होगा उसमें हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो क्वेश्चन डिस्कस होगा ही। अतीक? नो सर। इरहान? नवीन? नो सर। अच्छा रिभा तुम सुनो, तुम बैकअप लो जल्दी जल्दी, ठीक है? तुम्हारा सारा समस्या Yes, बैकअप, और तुमको जो बैकअप में डाउट होता है तुम पूछते क्यों नहीं हो? हुआ ही नहीं डर तो। अच्छा डाउट ही नहीं हुआ, गजब, ठीक है। तो जो जैसे पढ़ने का मेथड बताए हैं ओरिएंटेशन सेशन में, वो सुने थे ना? ओरिएंटेशन में कैसे बोले थे Yes, sir. पढ़ाई का, तो वैसे कर रहे हो ना पढ़ाई? हाँ, हाँ तो बैकअप में अगर लेकिन कोई मॉड्यूल डाउट, नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ मॉड्यूल भी लेकिन पढ़ो, उससे नॉलेज बढ़ेगा। देखो एक बात जानो, जो बच्चे मेरे से पहले नहीं पढ़े हैं तो वो बच्चे मेरे लिए फाउंडेशन के एक तरीके से। जैसे मैं कुछ बच्चे मेरे से पढ़े हुए ऑलरेडी, ये अतिक तो पूरा 12th ही पढ़ रखा है, कुछ बच्चों ने तो ऑलमोस्ट 70 to 80% बायो पढ़ रखा है, नवीन ने भी 11th का कुछ कुछ पोर्शन मेरे से पढ़ा था और बहुत सारा टॉपिक पढ़ रखा है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं अगर वो मेरे से पढ़ रहे हैं मॉड्यूल नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन जो नए बच्चे वो मेरे से पढ़ रहे हैं तो एक बार आपको मॉड्यूल पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके सोचने का तरीका बढ़ेगा, आपका थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, आप और सोचोगे, तो ये आपके लिए अच्छा है। 100 बातें पढ़ोगे तब जाके 90 बातें याद रहेगी, ठीक है? और जो देखो एक बार, अच्छा एक बात बोलो, यहाँ पर सब लोगों ने पढ़ा मेरे से, पूरा सेल पढ़ लिया दोनों चैप्टर। कितने लोगों को ये लगा कि एनसीईआरटी केवल सफिशिएंट है? कितने लोगों को ऐसा लगा? हाथ खड़ा करो। कि सेल की जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल की जानकारी प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। कितने लोगों को लगा? हाथ खड़ा करो फिर से। अच्छा, जिनको ऐसा लगा ना तो आप बहुत बड़े वाले भोंट हैं। मैं बताता हूं क्यों। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि इसका मतलब आप मार्केट के हवा में बह रहे हैं। मार्केट में जो यूट्यूबर भैया और दीदी हैं डैश डैश उनके नाम के आगे, और वो अच्छा चीज तो नहीं भरूंगा मैं उनके नाम के आगे, तो वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि केवल एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है? जो रियल टीचर है ना वो कहते हैं एनसीईआरटी से ऊपर का पढ़िए। हाँ, जब नीट की एग्जाम टाइम नजदीक आ जाए तब केवल एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी पर ही आते हैं बेस्ट। एक वो बात बताओ यार, किसी ने बोला कि सफिशिएंट है, अभी मैं उनसे पूछूंगा। सेल वॉल मैंने पढ़ाया था, कितना पॉइंट सेल वॉल में दे रखा है जितना मैंने पढ़ाया था? कौन गया जी? अतीक हाथ खड़ा करो जी, इधर सामने आओ। सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये एनसीईआरटी में दे रखा है? नो सर। नहीं, तो तुमको अंडरस्टैंडिंग कहाँ डेवलप हो गया कि सेल वॉल कैसे बनता है? कहाँ एनसीईआरटी सफिशिएंट है? नहीं बोलो।
मुझे बता दो। ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी की एक लाइन को समझने के लिए हमें 10 लाइन पढ़नी पड़ती है, तब जाके एनसीईआरटी की एक लाइन समझ में आती है। और मैं बता दूं बच्चों, एनसीईआरटी एक रहस्यमयी बुक है जिसकी एक लाइन का एक मतलब नहीं होता है। एक लाइन का मतलब, लिख रहा हूं मैं ऑन रिकॉर्ड, एक लाइन का मतलब एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। एनसीईआरटी की बात चल रही है। हाँ, एक से अधिक मतलब तब आप तब समझोगे जब आप चीजों को डेप्थ में पढ़े होगे। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यूट्यूबर भैया और दीदी के चक्कर में मत पड़िए। वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट। बच्चे, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, ये सच है, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, कंक्लूजन है वो, सफिशिएंट नहीं है। ये मैं भी कहता हूं, एनसीईआरटी कंक्लूजन अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन उसको समझने के लिए एक लाइन का 10 मतलब होता है। उसको समझने के लिए डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। केवल एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं। अगर केवल एनसीईआरटी सफिशिएंट होती तो एनसीईआरटी में जितना पेज सेल में है उससे कुछ ही ज्यादा पेज होता मेरे नोट्स का। क्यों इतना ज्यादा पेज हो गया? कितना मोटा नोट्स है सेल का, देखियो मेरा। और कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया हूं बच्चा, कुछ भी फालतू ना पढ़ाता हूँ, ना पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाया हूँ आपको। सब आपके काम का है, चाहे वो मैंने मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और लेबिलाइजर ही क्यों ना बताया हो। आप चीजों को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो हाँ, ये बात सच है कि एग्जामिनेशन से एक महीना पहले आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब आप ड्यूरिंग द मेन कोर्स आप चीजों को डिटेल में पढ़ें। तो इसीलिए केवल एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अभी जो सेकेंड वेव आया था उसके कुछ दिन पहले हमारा दिल्ली जाने का फुल प्लानिंग हो गया था। मैं वहां इसीलिए नहीं गया क्योंकि वहां के इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्शन था कि केवल एनसीईआरटी पढ़ाना। अरे ये कहां से? बोला एनसीईआरटी के लाइन से एक लाइन भी बाहर नहीं जाना है, केवल एनसीईआरटी पढ़ाना है। मैं पटना में जो मुझे अभी जितना आय हो रहा है इससे दुगना होता मुझे वहां, लेकिन मैं पैसा देखता ही नहीं हूं ना। पैसा पैसा तो आ ही जाएगा यार, उसमें क्या, वो कोई बड़ा बात नहीं है। कंटेंट, उनका कहना था एनसीईआरटी पढ़ाओ, एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन कर दो, बस यही पढ़ाना है आपको। मैंने कहा बस 3 गुना ज्यादा पैसा भी देगा तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे के कैरियर जो वहां जो बच्चे आएंगे छोटे छोटे उनके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। और मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, उनके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, जिन्होंने अभी ये कहा कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, आपने पीवाईक्यू लगाया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अब बताओ कितनों को लगता है एनसीईआरटी सफिशिएंट है? नहीं, अब बोलो, अब बोलो। पीवाईक्यू आपने सबने लगाया, एक्सरसाइज 2 जो मॉड्यूल का, इसके बेसिस पे मुझे बता दो कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बता दो, कोई ऐसा हो तो बता दो। नहीं, ऐसा नहीं कि प्रेशर में हाथ खड़ा नहीं करना है, ऐसा नहीं है, नहीं है बच्चे सफिशिएंट। पीवाईक्यू में आप 10 क्वेश्चन लगाओगे ना, 10 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, डेप्थ में पढ़ के जाएंगे, एनसीईआरटी से रिवीजन करके जाएंगे तो काम बन जाएगा, वहां हम चीजों को कनेक्ट कर लेंगे। इसलिए केवल एनसीईआरटी पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है। आप मेरा नोट्स पढ़िए, मेरा मॉड्यूल जो मैंने दिया है। देखिए मॉड्यूल मार्केट में लगभग एक ही जैसे चलते हैं सबके, ठीक है, एक ही पैटर्न में सबका मॉड्यूल चल रहा है, बस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी मॉड्यूल आप पढ़िए, मैंने आपको दे दिया है एक संस्था का मॉड्यूल, आप पढ़िए, उससे आपका डेप्थ बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। और देखिए एक क्वेश्चन में जितना मतलब कि एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन मैंने लगाने बोला है, एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 मोर देन सफिशिएंट है। इतना हो जाए तो आप दूसरा चैप्टर में मूव कर जाइए। फिर आप उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मेरे नोट्स को पढ़िए और पीवाईक्यू दोबारा लगा लीजिए, बस। और भी चैप्टर और भी सब्जेक्ट है ना, यही पढ़ते रहोगे क्या? तो ये आपका सेल बायोलॉजी मैंने समाप्त कर दिया। अब आप आंखें बंद करके सोचोगे तो आपको लगेगा कि सेल बायोलॉजी की जो नॉलेज है वो आपको 11th-12th के लेवल पर आपको सागर में डुबो दिया गया है, 11th-12th लेवल पे। लेकिन ये सागर, ये समुद्र 11th-12th लेवल की है,
जिसमें आपको मैंने तैरना सिखा दिया। अदरवाइज आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको साइटोलॉजी डिटेल में पढ़नी है, वो बहुत डेप्थ गहरी सागर है। जो मैंने रेगुलेशन आधे घंटे में पढ़ाया है वो आप 10 घंटे तक पढ़ोगे तो भी कम पड़ेगा। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, बायोलॉजी बहुत डेप्थ है, लेकिन 11-12th लेवल पर मैंने आपको एक सागर में डुबो दिया है। अब आप उस सागर में कंटेंट को कैसे संभाल पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। चैप्टर खत्म हो गया, मैं रिवीजन का स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा आने वाले दिनों में। इससे पहले कल हम सारे डाउट ले लें, और डाउट लेने के बाद टेस्ट कंडक्ट करा लें। फिर हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो होगा हमारा बायोमोलिक्यूल्स। हम बायोमोलिक्यूल्स पर, ठीक है। चलिए, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप बोल सकते हैं, मैं 1 मिनट वेट करता हूं, फिर हम इस क्लास को खत्म करते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ले लेंगे ऑफलाइन वाले का। तो ये क्लास को यहाँ खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क करके आएगा सारा जो बोला है मैंने।